देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा इस पे अभी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75। हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 75, ठीक, इज 75। 75 दे रखा है, आउट ऑफ विच, जस्ट मिनट, out of which 33 whole 1/2% are boys and the rest are girls। हमको बोला गया है 33 whole 1/3% are boys, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 1/3, मतलब कि अगर टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3 हैं तो उनमें से एक लड़का जो है वो क्या है, वो लड़का है। तो मैंने लिखा बी फॉर बॉय, एक लड़का हो गया, बाकी की जो बची वो क्या हो गई, लड़कियां हो गई, ठीक। तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, टोटल 3 स्टूडेंट थे, उसमें से एक लड़का है, तो बाकी की बची हुई क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। तो ये जो मैंने लिखा है वो नंबर के बारे में लिखा है, ठीक है, ये नंबर हो गया। अच्छा आगे रीड करते हैं हम लोग। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 होल 2/3% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या बोला गया है। 66 होल 2/3% मोर बोला गया है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, परसेंट फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखूंगा, 2/3। मतलब कि अगर लड़कियों के 3 नंबर आया है, ठीक है, एवरेज स्कोर लड़कियों का अगर 3 है तो लड़कों का जो एवरेज स्कोर है 3 से कितना 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2। तो अब एवरेज स्कोर कितना हो गया होगा 5, ठीक। तो लड़कियों का अगर 3 है तो लड़कों का कितना होगा 5 होगा। ये क्या हो गया, इनका एवरेज हो गया, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन लोगों का सम कितना होगा, तो आप एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स का या नंबर ऑफ बॉयज का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक लड़का है जिसका एवरेज कितना है 5, तो ये टोटल कितना बनेगा जाके बॉयज का, बनेगा 5, ठीक। अभी बोला जा रहा है यहाँ पर 2 लड़कियां हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज स्कोर जिन्होंने किया है 3। तो अगर 2 लड़कियां, एक लड़की 3 करती है तो 2 लड़कियां कितनी कर लेंगी 6, ठीक है। अच्छा अभी मैं अगर इनका एवरेज पूछूं तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट दिख रहे हैं हमको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना बन गया जाके 11/3। चलिए आगे रीड कर लेते हैं जो भी है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ all the students is 66, then the average score of the girls is। तो यहाँ पर हमने ये जो निकाल लिया है ये क्या है, ये सारे के सारे बच्चों का एवरेज है। 11 होल 11/3, 11/3 जो है सारे के सारे बच्चों का एवरेज है। अब अगर ये सारे के सारे बच्चों का एवरेज है और यहाँ पर कितना दे रखा है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 66, सारे के सारे बच्चों का एवरेज कितना दे रखा है, 66 दे रखा है, तो हमने इक्वल टू कर लिया किसके, 66 के। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू क्या बन रही है, एक यूनिट की वैल्यू, तो आप 11 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। तो हमको पता चलता है कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18 है। कितना समझ में आया आप लोगों के, हेलो जी यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज, तो हमको गर्ल्स का एवरेज स्कोर बताना है। तो यहाँ पर गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना था, 3 यूनिट था, और एक यूनिट की वैल्यू हमने कितना निकाल ली है 18, ठीक है। तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर जो है वो कितना है 54, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अभी इसमें कोई डाउट हो, किसी तरीके से कुछ कंफ्यूजन हो, जैसे कि यहाँ पर 75 दे रखा था, तो मैंने इस डाटा को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, ठीक। तो इसको नहीं यूज किया है तब भी हमारा आंसर आ गया। तो अगर इसमें कुछ किसी भी तरीके का डाउट हो और सारा का सारा काम रेशियो से कर लिया, ठीक है, तो किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। हेलो, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। A shopkeeper allows 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस पर 28% का हमको डिस्काउंट दे रहा है of an article
एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कितने परसेंट का प्रॉफिट बना रहा है? 20% का। इफ ही गेन्स 30.8, अगर वो इतने रुपए गेन करे, यहाँ पर ये परसेंटेज में कमा रहा है और यहाँ ये रुपए में कमा रहा है, ठीक है। ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल के सेल पर वो 20% गेन करता है और जिसको रुपए में बोल रखा है कितना? 30.8। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो देखिए यहाँ पर जो हमको प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20%। इस 20% की हम बात करें तो हकीकत में कितना है? 30.8। अब अगर मैं सीपी की बात करूं, कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है किसी भी चीज का? बोलिए जल्दी से, परसेंटेज में। 100%। 100%, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 100% ही होता है, ठीक। अब ये बताइए, अगर इस 20 को मुझको 100 बनाना, इस 20 को 100 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अरे जो जल्दी बोलिए भाई। 5 से। 5 से। तो मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 में 30 का करूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 150, और 0.8 में करूंगा तो ये हो जाएगा 4। तो 158। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। सीपी पूछा गया था तो सीपी हो गया। अब यहाँ पर 28% का जो ये डाटा दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, कोई यूज नहीं है। 154 होगा। हाँ सॉरी, यहाँ 154 होगा, सॉरी। वन 154 होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख के, ठीक। 154। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। इसको रीड कीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A equals to 52 degree and O is the orthocenter of the triangle. BO and CO meet at AC and AB at E and F respectively when produced. If the bisector of angle OBC and OCB meet at point P, the measures of angle BPC is, तो हमको BPC की हम लोग आसानी से। अच्छा देखते हैं, छोटी सी बात, क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, ऑर्थो सेंटर, ठीक, ऑर्थो सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं? थोड़ा बहुत बताइए। देखो अच्छा, बनाते हैं एक ट्रायंगल, ठीक, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, नेमिंग कर ली इसकी ABC। अगर मैंने ए से क्या, सामने वाली लाइन पर मैंने क्या खींच दिया? एक परपेंडिकुलर खींचा, कोई यहाँ पर टच कर गया होगा कुछ भी, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री कट करे। और बी से भी अगर मैं कोई एक इसी तरह से खींचूं और ये 90 डिग्री पर जाके क्या करे? कट करे। और सी से भी मैं कोई खींचूं, ये क्या करे? जाके 90 डिग्री पर कट करे, ठीक। तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर ये तो बोला गया है कितना? ये ओ बोल रखा है, इसमें बोल रखा है ओ। और इसको जब आगे बढ़ाया गया है तो ये बोला गया है कि AC को ये जो कट करता है और AB को कट करता है E और F पर, ये E है और ये F। चलिए कोई नहीं। अब देखिए एक चीज और समझ लेते हैं कि एक, अगर मैं बोलूं आपसे, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, AFOE, AFOE, AFOE क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? जल्दी बोलेंगे आप लोग। 360 होता है, ठीक है। जिसमें से देखिए ये एक तो 90 डिग्री ये बन गया और एक 90 डिग्री ये बन गया, दोनों 90-90 हो गए। तो 180 तो ये गुजर गया, ठीक। अच्छा ये एंगल ए के बारे में हमको कितना बोल रखा है? 52 बोल रखा है, 52 डिग्री। तो अब आप मुझे बताइए एंगल ओ, ये वाला जो है ना, FOE, FOE कितना होगा? जल्दी बताएं, FOE कितना होगा? ये 180 तो ये हो गया, तो इसका सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अरे बताइए आप लोग। 128। हाँ 128 होना चाहिए इनका, ठीक है। तो अच्छा ये जितना एंगल ये O होगा, ये ऊपर वाला, उतना ही ये सेम टू सेम ये भी होगा, तो ये भी कितना हो गया? 128 डिग्री। समझ में आया आपके?
समझ पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। ठीक। यस सर। अब क्या हुआ इसके बाद में, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी, ओबीसी इसका एक बाइसेक्टर, ठीक है, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी एंड ओसीबी, ओसीबी इसका बाइसेक्टर, दोनों के बाइसेक्टर, ठीक, बाइसेक्टर ऑफ ओसीबी मीट एट पी, ये पॉइंट क्या है, कोई पी है यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। अच्छा ये देखिए फिगर जो है हमको सही क्लियर अच्छा सा दिख नहीं रहा है, तो हम एक दूसरा फिगर बना ले रहे हैं साइड ही में, ठीक है, जिसके अंदर हमको सही से समझ में आ पाएगा। देखिए ये जो है हमारा, ये पहले वाला मैंने ले लिया, ये बी था, ये सी है, और ये पॉइंट क्या है आपका ओ है, और हमने ये ओ एंगल निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, 128 डिग्री। अब मैं इसकी बात करता हूं कि अगर ये बाइसेक्टर जो है वो एक ऐसे करके जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है, ये बाइसेक्टर है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, ये एंगल कितना होगा। तो अगर मैं बी ओ सी को देखूं तो ये वाले एंगल का एक वैल्यू होता है, क्या होता है, 90 डिग्री प्लस जो भी इसके ऊपर एंगल दे रखा होगा उसका हाफ, तो 128 डिग्री का क्या कर देंगे हम लोग, हाफ। तो ये हो गया क्या, 90 डिग्री प्लस का 64, जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 154 डिग्री। समझ में आ रहा है ये, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ जाया जाए, सर। ठीक। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में चलते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द फ्रैक्शंस सच दैट ए इज लेसर देन बी, बी इज लेसर देन सी, इफ सी इज डिवाइडेड बाय ए, अगर सी को ए से डिवाइड किया जाए, ठीक है, देख लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इफ सी इज डिवाइडेड बाय ए, अगर सी को ए से डिवाइड किया जाए, ठीक, डिवाइडेड बाय ए, द रिजल्ट इज 5/2, तो रिजल्ट जो है वो क्या हो जाता है, 5/2 हो जाता है। The result is 5/2 which exceeds b by 7/4, जो कि b से जो है वो कितना ज्यादा है, 7/4। इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं कि 5/2 जो है वो b से कितना ज्यादा है, b से ये जो है ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7/4, ठीक है। कितना आ रहा होगा ना समझ में आप लोगों के, अरे बोलिए आप यस लोग। सर। यस सर। Yes, अच्छा sir. देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दोनों साइड में 4 कर लेते हैं, इंटू 2 और इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 7/4 जैसे ही इस साइड में आएगा तो 10 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक, यस सर। ठीक, कितना बचेगा, 3, और डिवाइड में किससे हो रहा है, 4 से, डिनोमिनेटर वही रहेगा, ये इस साइड में आएगा और बी इस साइड चला जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, 4। बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3/4। अच्छा अभी हमको दे रखा है कि ए बी सी का सम क्या है, ये दे रखा है ए बी सी का सम, तो अगर ए बी सी का सम दे रखा और बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी, और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 3/4 है, जो कि इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमको, 1 होल 11/12, इसको बोलेंगे 23/12, ठीक। अब इस 4 को मैं 12 बना लेता हूं, क्या करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 यहां कर दिया मल्टीप्लाई, 3 का यहां कर दिया, तो जैसे ही अभी ये कितना हो चुका है, अब 9 हो चुका है, जब ये इस साइड में जाएगा तो 23 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा, 14/12। तो a प्लस सी की वैल्यू यहाँ से हमको नजर आती है 14/12, जिसको हम बोलते हैं 7/6। हाँ, तो a प्लस सी की जो रियल वैल्यू है वो है 7/6, ये रियल वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ पर रेशियो में मैं बोलूँ कि सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे कि दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड किया तो ये कितना आ गया आपका, 7 हो गया। अगर 7 इक्वल्स टू, अगर आपको दे रखा है 7/6,
6। तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। अरे आ रहा है ना समझ में ये? Yes. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। कहाँ से? सर a प्लस सी की जो वैल्यू आई है उसके बाद। a प्लस सी की जो वैल्यू है वो रियल में है 7/6। ठीक, यस सर। ये रियल में यस दे रखी है हमको 7/6, और रेशियो में हमको क्या दे रखा है, इसको हम लोग देखते हैं जरा, एक मिनट फिर से देखिए। रेशियो में हमको कितना दे रखा है, इनका एडिशन 7 दे रखा है, और ये जो 7 है वो किसके इक्वल दे रखा है, हकीकत ये a प्लस सी की रियल में वैल्यू क्या है, 7/6 है, लेकिन रेशियो में कितनी बन रही है, 7/6 लिखा मैंने रियल का। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे 1/6। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू है 1/6। अब हमसे पूछा गया है देन c माइनस a विल बी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इनके डिफरेंस, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया c/a का, तो मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस बनेगा जाके कितना, 3 यूनिट। अरे 3 यूनिट बनेगा ना? अरे बता दो भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1/6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ना? Yes, sir. ठीक है, तो 1/6 करेंगे, जैसे जैसे 1/2 करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, 1/2। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं नहीं सर। नहीं सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अरे भाई ये किसके यहाँ, किसके घर पर कुछ बोल रहा है ये सब? सर म्यूट कर दिए सर। सभी को कैसे करके म्यूट करते हैं हम देखते हैं भाई। म्यूट टेस्ट स्पीकर स्विच फोन ऑडियो म्यूट जस्ट नॉट स्टॉप वीडियो सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी देखो यार, इनेबल चैट एंड स्पीच new share and pause share annotate and remote control and off अरे यहाँ पर कोई ऑप्शन इस तरह से आ नहीं रहा है कि सभी को मैं म्यूट कर दूं एकदम। छोड़िए सर। चलो ठीक है, अच्छा हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, देखिए क्या है, अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नजर आ रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। नहीं। अच्छा जस्ट मिनट, मैं पहुंचता हूं वहीं पर। ये भाई मैं किस तरह से पढ़ गया, सेव करो इसको। जस्ट मिनट वेट करें आप लोग, एक मिनट। हाँ देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इजी सा ही क्वेश्चन है ये तो, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक, क्या हो गया, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर देखिए पावर 3 दिख रही है, और यहाँ पर जैसा ऊपर लिखा है वैसे कुछ नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा होता है a³, अगर कहीं पर लिखा है a³ प्लस का b³, और इसके डिवाइड में लिखा है a² प्लस b² माइनस का ab, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो देखिए ये a³ का जो है ये एक फैक्टर है। ठीक है, जब ये एक फैक्टर है a³ प्लस b³ का, ये एक फैक्टर, तो बचा हुआ क्या बचेगा आपके पास में, a प्लस का b, यही बचेगा ना? बताइए, बात मालूम होगी पहले से? Yes, sir.
ठीक है। तो आपको ये चीज नजर आ रही होगी 253 ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ पर 25.3 लिखा है। बस पॉइंट की बात है, पॉइंट तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे लिखा है। मतलब कि देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये जो ए बी की बात होती है ए इंटू बी, ये बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई होके ही ये इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हमको कुछ नजर तो आ रही, कुछ इस तरह से है। देखते हैं इसको हम किस तरह से कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, ऊपर मैंने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर जो एक के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और एक डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में लगा पॉइंट यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हट जाएंगे, पॉइंट की जो प्रॉब्लम थी वो हट गई, और ये 100 भी क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक, तो इसको 100 को हटा लेंगे। तो ऊपर लिखा मैंने कितना, 100, और बचने वाला क्या है, इस तरह से a प्लस बी 253 प्लस का 247, दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 500 बन रहा है। ये हो गया 500 और इनटू 100, ठीक, तो ये हो गया जाके 50,000। अब हमको यहाँ पर दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर के, तो मैं इसको फॉर्म में लिखूंगा 50 इंटू 1000। तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। समझ पा रहा हूँ ना मेरी बात? यस सर। हाँ, तो ये k की वैल्यू कितनी नजर आती है हमको, 3। 3। तो k की वैल्यू हो गई हमारी 3 हो जाएगी, k की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम, he covers 60% of his journey in 2/5 of the time. At what speed in kilometer per hour should he travel to cover the remaining journey so that he reaches the destination right on time? ठीक, देखते हैं इसको सही से समझते हैं। ये बोला गया 60%, he covers 60% of his journey। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, जर्नी का मतलब डिस्टेंस ही है कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर करना था। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है यहाँ पर? नहीं सर, आप ही की आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा जस्ट मिनट, मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट रुकना। चलिए देखते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस की बात है, बोल रहा है ही कवर 60% ऑफ इस जर्नी। तो 60% की मैं बात करूं तो 60% को क्या बोलते हैं हम लोग, 3/5 बोलते हैं। मतलब कि अगर टोटल डिस्टेंस 5 थी तो उसमें से कवर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। ठीक है, 3 कवर हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, अभी 2 बचा है, इतना बचा हुआ है। ठीक, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड, बराबर रखते हैं। ठीक, थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। फिर बोलता है अब इस जर्नी इन 2/5 ऑफ दिस टाइम, मतलब कि अगर टोटल 5 घंटे लगते हैं तो उसमें से 2 घंटे लग चुके हैं। अगर टोटल 5 टाइम लगता है तो उसमें से उसने 2 टाइम के अंदर 3 डिस्टेंस को कवर कर लिया, 2 टाइम के अंदर 3 डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब आपसे मैं पूछूं कि उसके पास में टाइम बचा कितना, तो आप बोलोगे 3 यूनिट उसके पास में टाइम बचा है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ स्पीड रखी होगी और यहाँ पर भी कुछ स्पीड होगी। हेलो, यस सर। हाँ, अब बात को सही से समझना यहाँ पर। अच्छा देखिए, अगर कोई इंसान अपनी नॉर्मल स्पीड, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर से ही चलता, तो 3 डिस्टेंस को चलने के लिए 3 यूनिट टाइम ही लगाता। अगर टोटल मतलब कि 5 यूनिट क्या है हमारे पास में डिस्टेंस है, तो 5 यूनिट को चला जाता है। तो ये 5 यूनिट में से अगर यहाँ पर ये 3 यूनिट चल रहा है तो उसके लिए टाइम कितना होता, 3 यूनिट ही होना चाहिए था।
अगर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, वही डिस्टेंस है जो 60 के हिसाब से जो चलना चाहिए था, अगर 60 ही होती तो यहाँ पर 3 की जगह पर क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग, 3 रखते हैं। अरे समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हेलो, जिसको नहीं आ रहा है वो बोल दो नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, फिर से समझेंगे इसको। देखिए बात को समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये 3 यूनिट डिस्टेंस की बात करें, अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल स्पीड होती 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा होता, तो 5 डिस्टेंस में से अगर हमको 5 डिस्टेंस को कवर करने में 5 यूनिट टाइम लगता है, तो 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी 3 यूनिट ही लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टाइम लगा है 2 यूनिट। तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया होगा, जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड होगी उस स्पीड से वो ज्यादा स्पीड से चला है। तो अब अगर मैं रेशियो की फॉर्म में देखूं कि वो किस स्पीड से चला है, तो यहाँ पर टाइम इंटू स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। तो ये वाला जो स्पीड रही होगी उसकी, वो 3/2 की स्पीड से चला होगा। ये बात आई समझ में आपके? यस सर। Yes, sir. 3/2 की स्पीड से चला होगा। जस्ट फिर से सही से लिख लेता हूँ इसको, 3/2 की स्पीड से चला होगा। अब मैं आपसे यही बात बोल रहा हूं कि यहाँ पर अब अगर किसी को यहाँ पर सिर्फ 2 यूनिट चलना है, तो उसको कितने की स्पीड से चलना पड़ेगा कि उसे 3 यूनिट टाइम लग जाए? तो बताइए कितने की स्पीड से चलना पड़ेगा? 2/3. 2/3। ये बात आती है ना समझ में आप लोगों के? यस सर। 2/3। यस सर। Yes, sir. चलिए अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो नॉर्मली स्पीड मानी जा रही थी, हम लोग अगर वो 60 की बात करें तो 60 का तो मतलब है 1 यूनिट। क्या है? 1। 1। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई, 60 का मतलब क्या है, देखिए 2, अगर मैं 1 रखता तो यहाँ पर 3 लाना था, तो 3 इंटू 1 होता तो 3 आ जाता, मैं जैसे बोल रहा था नॉर्मल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी स्पीड है, अब उस स्पीड का, उस नॉर्मल स्पीड का मुझे कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? 2/3 स्पीड। मतलब कि 60 का 2/3 स्पीड। तो ये कितना बनेगा जाके? 40 किलोमीटर 40। पर आवर। ठीक है, तो अब Yes. हमको जो चलना पड़ेगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। ये बात आपके समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि इसके लिए मुझे भी बहुत अच्छे से सोचना पड़ा है कि बच्चों को अगर समझाना है इस क्वेश्चन को तो आसानी से कैसे समझाया जा सकता है। सर आ गया समझ में। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 को देखना है। Study the graph and answer the question that follows. What is the ratio of the total number of workers though whose daily wages are less than 500? ठीक है, less than 500 to the total number of workers whose daily wages are 600 and above, 600 हो या उससे ज्यादा हो। अब हमें बताना क्या था, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो बताना है। तो पहली बात क्या है कि लेस देन 500 की बात कर लेते हैं, जिनका 500 से कम है। अच्छा ये फिगर सभी को नजर आ रहा है सही से या नहीं, या मैं Yes, बड़ा sir. करूं अपनी साइड से, अपनी साइड से बड़ा कर लोगे आप लोग तो? ठीक है, Yes sir. ये देखिए जूम कर सकते हैं आप लोग। ये 500 से कम किसका है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये हमको नजर आता है 45 और ये नजर आता है 30। ये देखिए क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये क्या है, डेली वेजेस। तो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर कितने हैं जिनका 500 से कम है, ये 45, और ये यहाँ पर ये भी जो लोग 30 हैं उनका भी 500 से तो कम ही है। तो ये टोटल कितना हो गया जाके, आप बोलेंगे 75। ठीक, अब बात बोली गई है दूसरी बात कि उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग जिनकी डेली वेज 600 है या 600 से ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रहा 600 है या 600 से ज्यादा है। तो देखिए एक तो ये हो गया 55 और दूसरा कितना 35, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है ना हमको 600, तो 600 से आगे वाला लेते हैं हम लोग, 600 प्लस 600 से आगे वाला जो भी है, ये 55 प्लस का 35, ये टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसको अगर हम रेशियो में चेंज करेंगे, 15 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5:6। उम्मीद करते हैं सही से समझ में आ गया होगा ये। Yes sir. चलिए ये है ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बढ़िया सा क्वेश्चन।
अच्छा, तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही कुछ बताया जाए, फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताएं छोटी सी आप लोग, कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई चीज लिखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो इक्वल्स टू क्या होता है बताएं आप लोग? cos theta. cos theta. cos थीटा। होता है, ठीक है। अब आप लोग एक बात जान लीजिए, नॉर्मली 90 के सेंस में बात कर रहे हैं, ये साइन के सामने कॉस जब ही आता है जब एंगल्स का एडिशन जो है वो कितने डिग्री होता है? 90। देखिए दोनों के एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक। साइन के सामने कॉस जब ही आएगा, एक बात हो गई। दूसरी बात को और समझते हैं, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 1 हो गया। अब देखिए साइन और कॉस ऊपर नीचे जब भी हो सकते हैं, ऊपर कॉस हो सकता है नीचे साइन, या साइन ऊपर नीचे कॉस, ठीक। जब इनके एंगल्स का एडिशन कितना हो जाएगा? 90 होगा, तो ये इक्वल्स टू क्या बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे, ठीक है। साइन कॉस ऊपर नीचे और इनके एंगल्स का एडिशन कितना है? 1। इनके एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में साइन 90 माइनस थीटा, और ये कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन और सेक की अगर मैं बात करूं, 90 माइनस थीटा और थीटा, यहाँ पर भी एडिशन कितना हो गया? 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाता है? ये 1 हो जाता है। ऐसी कहानी सिर्फ साइन और सेक के साथ में नहीं है, ये जो भी पेयर होते हैं इस तरीके के, उनके सभी के साथ में ये कहानी है, ठीक। अब हम लोग समझ लेते हैं आगे कि देखिए साइन सेक के साथ में है। अब मैं अगर कॉस की बात करूं, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। फिर अगर मैं tan की बात करूं, ये अगर tan 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये भी उल्टा tan ही होगा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर देखिए ये एस से ये भी स्टार्ट होता है और एस से ये भी स्टार्ट होता है, और इनका 90 सम होगा, तो ये कितना हो जाता है? 1। सी से ये भी स्टार्ट है और सी से ये भी स्टार्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये कितना हो जाता है? 1। ये भी टी से स्टार्ट है और ये भी टी से स्टार्ट है, 10 इंटू 10, ये भी कितना हो जाता है? 1। तो आप इतना याद रख सकते हैं ना, ये तो आपको शायद पहले से मालूम होगा। अरे बताएं कुछ इसके बारे में। यस सर। चलिए ठीक, देखते हैं हम लोग। एक बात हो गई। दूसरा, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि cos 9 डिग्री है प्लस साइन 81 डिग्री है, यहाँ पर भी वही 90 का कुछ कॉम्बिनेशन है। अगर साइन को मुझे कॉस में बदलना है, तो सर अब tan के साथ tan ही आएगा, cot नहीं आएगा? tan के साथ में tan ही आएगा। देखिए क्या होगा ना, tan के साथ में tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। cot अपॉन में आएगा, तो अपॉन में आने के बाद में जब वो ऊपर जाएगा तो tan बन जाएगा। समझ पाए आप लोग? यस सर। यस सर। चलिए अच्छा। अब यहाँ की बात देखते हैं हम लोग। cos 9 डिग्री है यहाँ पर, और अगर मैं साइन 81 को चेंज करूं तो इसको भी मैं cos 9 डिग्री लिख सकता हूं, तो इसका मतलब हो गया 2 9 डिग्री, इतना हो गया। यहाँ की अगर हम बात करें, ये तो 9 डिग्री हो गया। अब मैं बनाना चाहता हूं किसी तरह से 90 में, तो cosec 81 वाला लेंगे ना, तो मतलब 81 वाला हमें छोड़ के रखना है, ठीक। तो इस वाले को कन्वर्ट कर देते हैं, sec 9 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? cosec 81। जैसे ही cosec 81 लिखेंगे हम इसको cosec 81 लिख सकते हैं, 81 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 2 cosec 81 डिग्री, ठीक, डिवाइड। अब देखिए साइन सेक, अभी मैंने बताया था साइन सेक्स इनका एडिशन 90 डिग्री होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, और ये भी बात मैंने बता रखी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। अब हम लोग आगे आते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2 हो गया, ठीक है। ये 2 से ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बचेगा कितना? ये यहाँ पर 2 बचेगा। अब आप बताएं, यहाँ पर ये cos 9 डिग्री है, ये cosec 81 डिग्री है, इन दोनों का भी एडिशन कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये कितना बना देंगे? ये भी क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया जाके आपका? 2। तो 2 इज योर आंसर। ठीक, ये समझ में आया आप लोगों के?
यस सर। चलिए ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। जस्ट मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ इसको देखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको सही से समझेंगे हम लोग। हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करते हैं। तो के लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है माइनस का 12, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा √2 प्लस का √5 माइनस का √3। ठीक, ये इतना हो गया। अब सारा का सारा जो काम बचता है इसको रैशनलाइज करने का काम बचता है। अगर हम रैशनलाइज कर लेंगे और हमारा वही क्या हो जाएगा, वन लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा जो भी है। तो रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए एक को ए मानना पड़ेगा, दूसरे को बी। तो मैंने इसको ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। ठीक, अब आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि रैशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर देखते हैं क्या हो जाएगा माइनस का 12, और यहाँ देखेंगे √2 प्लस का √5, और जो यहाँ पर ये माइनस का साइन है वो किसका हो जाएगा, जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का √3। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे इस वाले का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना बन जाएगा, जाके 7 प्लस का 2ab ab की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना है माइनस का √3 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अभी अगर हम इसको 7 प्लस का 7 है और ये माइनस का 3 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर आपका बचेगा जाके 4। अब यहाँ पर अगर ये 4 बचा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचने वाला क्या होगा, 2 प्लस का √10। इस 2 से जो है हम इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो ना मेरी बात डायरेक्टली। यस हेलो, सर, यस सर। हाँ 2 से इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 6 आ जाएगा। चलो अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -6, और इसको पूरा लिख लेते हैं √2 प्लस का √3 प्लस का √5, ऐसे ही कुछ है। ठीक है ये। अच्छा, अब मेरा दूसरा काम क्या होगा, मैं दोबारा रैशनलाइज कर देता हूँ इसी को। जैसे ही मैं रैशनलाइज करूंगा तो मैं 10 को आगे लिख लूंगा और 2 को पीछे लिख लूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 में से 4 जाएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। इनटू यहां पर साइन अगर प्लस का है तो ऊपर जाके ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, √10 माइनस का 2। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के। हेलो, यस यस सर। सर। ठीक, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे, अब हम लोग कि लिखा हुआ है कुछ ऐसा। ठीक, लेकिन ध्यान रखिए साइड में ये लगा हुआ है -1, तो ये कहाँ पर लिखा है, एक तो ये लिखा है, दूसरा यहाँ पर ये माइनस का बीच में साइन है, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल खाली है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में कुछ मल्टीप्लाई नहीं था, तो ये नहीं हो सकता। बचे ये और ये, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन है, और अगर ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा और 10 पीछे चला जाएगा। तो 2 आगे आ गया, 10 पीछे चला गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों के ये। यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा ही ये क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और करने की कोशिश करें। 30 होगा सर।
देखिए कोशिश करिए, मैं बताता हूँ फिर आपको। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने अभी तक मुझसे एक बार भी ये तक तो बोला नहीं कि सर एक बार पीडीएफ सेंड कर दो इसकी? क्यों, जरूरत नहीं क्या इसकी? है सर। अच्छा, पहले से ही है, बहुत अच्छी बात है ये तो। नहीं नहीं सर, मैं बोलने वाली थी पहले ही दिन, बट ख्याल नहीं रहा फिर। चलिए कोई सेंड नहीं, कर। मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है, उसके पीडीएफ। एक मिनट रुकिए। यस सर। देखिए समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इसको हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये जो फॉर्मूला है शायद cos 2 थीटा का है। क्या मान लूं इसको, ये cos 2 थीटा का है फॉर्मूला? अरे बताओ भाई, थीटा का मान ही लो है। यस सर। cos 2 थीटा है। और ये जो 1/2 है वो cos में जो वैल्यू होती है cos 60 की होती है ना? ठीक। तो 2 थीटा इक्वल्स टू अगर 60, देन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, बात बन जाएगी। 2 थीटा की वैल्यू 60, जैसे ही 60 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और थीटा इक्वल्स टू अगर 30 डिग्री है, तो 3 थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 90। 90 साइन 90 90 पे की बात। वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 4। आंसर 4 हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में है थोड़ी सी दम, उसको देखेंगे हम। चलिए देखिए इसको क्या दे रखा है क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually. What is the difference between compound interest for third year and fourth year? देखिए 3 साल तक के कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल तक के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात की गई है एक तीसरे साल के अंदर जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था वो, और दूसरा हमको जो इंटरेस्ट मिला था फोर्थ ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो है डिफरेंस कितना है कि फोर्थ ईयर में हमको थर्ड ईयर से कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिला है। समझ में आया आपके क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक, अब देखते हैं हम लोग फिर से इसको क्वेश्चन को। ये मैंने लिख लिया 18,000, ठीक, ये 18,000 लिख लिया मैंने। अब अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो फर्स्ट ईयर में तो हमको ये 1800 ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड ईयर की बात करेंगे तो हमको ये 1800 तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में इस 1800 पर 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो थर्ड ईयर इस 18,000 पे तो 1800 मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद में आप बोलोगे कि अब हमें इन सब पर मिलेगा 10%, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ 1800 पर जब 180 मिलता तो अगर 2 बार 180 है ये, तो 2 बार 180 हो जाएगा, तो 2 बार 180 का मतलब कितना हो गया? 360, ठीक। और इस 180 का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा? 18। बताइए यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, प्रॉब्लम है कोई भी यहां तक? अरे किसी की आवाज नहीं आ रही हमको। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक? नहीं सर, अच्छा सही है। ठीक है, यहाँ तक अभी समझ में आया। किसी के ना समझ में आया तो वो बता दे हमको, उसको बता देंगे, ठीक, सही से। और फोर्थ ईयर की बात करेंगे तो इसका 10% कितना होगा? जाके 1800 होगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि जब ये एक बार 1800 था तो मुझको उस पर मिलता था कितना? 180। अब ये तो 3 टाइम्स है तो मुझे इसका 3 टाइम्स मिलेगा, मतलब कि 540। फिर उसके बाद में अगर 180 पे 18 मिलता है तो ये कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। 540 पे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इस 18 का 10% कितना होता है? 1.8, ठीक। चलिए अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो देखिए ये है थर्ड ईयर और ये हमारा
4th ईयर। तो यहीं से डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 1800 में तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है 180 का, 180 का डिफरेंस। यहाँ की बात करें कितने का डिफरेंस है तो आप बोलेंगे 36 का, और यहाँ की डिफरेंस की बात बोले तो क्या बोलेंगे आप 1.8 का। इन सबको जैसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 217.8। इसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। 180 और 36 को जोड़ेंगे 216, 216 217.8, 217.8, ठीक। ये हमारा आंसर। समझ में आया आपके क्वेश्चन ये? यस सर। यस सर। चलिए ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक, इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 70 डिग्री। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो थीटा दे रखा है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। थीटा की कोई भी वैल्यू रख लोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको कोई नंबर देगा, तो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये सेम नंबर ही देगा आपको आंसर, जो भी है, जो चाहो वो वैल्यू रख लो। तो मैंने सोचा हम थीटा को सबसे पहले गायब कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बचा sec 25 और ये बचा है cosec 65। cosec 65 को अगर मैं sec में चेंज करूं तो आप बोलेंगे sec 25 डिग्री। ये किसका आ गया प्लस का, और ये किसका है आपका माइनस का sec 25। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कौन, ये, ठीक है। अब देखिए ये tan है और ये cosec है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं cosec को sec में। जैसे ही sec में चेंज करेंगे तो माइनस का साइन तो ये लगा रहेगा, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 20 डिग्री। ये क्या है tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते होंगे शायद, माइनस का 1 होती है। कितनी होती है, माइनस का 1। अच्छा नहीं जानते हो तो आप लोग ऐसे करके जान सकते हो, आप लोग जानते होंगे sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें sec स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस का है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 1 को इधर लाऊंगा, जैसे ही 1 को इधर लाऊंगा वो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस का 1, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A टू दैट ऑफ B इज 5:7 and A and B saves 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equals to 66 whole 2 by 3% of the expenditure of B, then the total income of A and B is। तो A और B की टोटल इनकम क्या है उसको हमको बताना है, ठीक। देखते हैं। तो दो तरीके से, कई सारे तरीके से हो सकता है ये। तो एक तो बिल्कुल बेसिक है और दूसरा क्या है थोड़ा सा एडवांस वे है। तो एडवांस वे को हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हमारा जो बेसिक तरीका है उसको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A टू दैट ऑफ B इज 5:7। तो A के कहने का मतलब हो गया कि A की अगर 5x है तो B की कितनी हो जाएगी 7x, यही कहने का मतलब हो गया, ठीक। तो इनकम की बात कर लेते हैं A और B की। A 5x कमाता है तो B जो है वो कितना कमाता है 7x कमाता है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरी जगह क्या बोला गया, A and B saves 4,000 and 5,000 रिस्पेक्टिवली। A और B जो है वो 4,000 और 5,000 सेव करते हैं। अगर इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूं, ठीक है, ये 4,000 मैंने इसके माइनस कर दिए, 5,000 मैंने इसके माइनस कर दिए, सेविंग को माइनस कर देंगे। इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये रेशियो लिखा है, ये एक्सपेंडिचर का ही रेशियो है, क्योंकि इनकम में से मैंने सेविंग को माइनस कर दिया तो ये एक्सपेंडिचर बचेगा। चलिए देखते हैं इसको। क्या बोला गया है, if the expenditure of A is equals to 66 whole 2 by 3%, 66 whole 2 by 3% of the expenditure of B, तो B से कंपैरिजन किया जा रहा है, इसको बोलते हैं 2 by 3। तो अगर B का एक्सपेंडिचर कितना है 3 तो A का कितना है 2 है, ठीक।
तो रेशियो में बोला गया है, तो ये है 2/3। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ रही है। हेलो, इतना आ गया आपके सही समझ है। में? देखिए ये था इनकम, ये थी सेविंग। अगर इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये सेविंग लिखा हुआ, ये इनकम। तो इनकम में से सेविंग माइनस किया है तो ये एक्सपेंडिचर का ही रेशियो है, तो एक्सपेंडिचर का मैंने डायरेक्टली रेशियो लिख दिया। तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x, और मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12,000। यहाँ की बात करेंगे तो कितना हो गया, ये 14x माइनस 10,000। तो 15x में से 14x जाएगा तो ये एक x बचेगा। और मैं इसकी बात करूं जब ये इस साइड में जाएगा, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 10,000 होगा, ठीक है। तो 12,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2,000 आ गई। हमसे पूछा गया क्या गया था, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की टोटल इनकम की बात की गई है। तो यहाँ पर हम टोटल की बात करेंगे, ये 5x है और दूसरा ये 7x। 5x एंड 7x कितना हो गया जाके, 12x, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं तो 12, सॉरी x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 2,000 दे रखी है। तो जैसे ही 2,000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24,000, 24,000। तो उन दोनों की कुल आय जो है वो कितनी हो गई है, 24,000 हो गया। ये समझ में आया आप लोगों के? यस सर। चलिए ठीक। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे तरीके से इसको करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है उसको देखेंगे हम लोग और उससे कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर, कि इनकम की बात की गई है। यहाँ पर क्या रेशियो है, 5:7। यहाँ पर हम सेविंग की बात कर लेते हैं। एक जो है वो सेविंग करता है कितने की, 4,000 की। ए सेविंग कर रहा है कितने की, 4,000 की। और बी सेविंग कर रहा है कितने की, 5,000, ठीक। देन उसके बाद में क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो हमको मिल रखा है 66 और 2/3% को बोलते हैं 2/3, ठीक। तो ए की कंपैरिजन की गई है बी से। तो ए अगर 2 रुपए बचाएगा तो, सॉरी, ए अगर 2 रुपए खर्च करता है तो बी जो है वो 3 रुपए खर्च करता है, ऐसा कुछ बोला गया है। तो देखिए क्या है कि उसके अंदर तो इक्वल्स टू का साइन लग गया था और हम क्रॉस ही प्रोडक्ट कर रहे थे, क्रॉस ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 15 में से 14 को हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। अब यही काम हमको किसके साथ में, इसके साथ में भी करना है। ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया आपका 10। ये हो गया 12,000, ये हो गया 10,000 का डिफरेंस निकालना है आपको। पहले भी आपने डिफरेंस निकाला, यहाँ पर भी डिफरेंस, दोनों जगह डिफरेंस ही निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा जाके हमारा 2,000। तो इससे हमको पता चलता है ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू है तो हम डायरेक्टली इनकम में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए की इनकम जो है वो 5 यूनिट है, बी की 7। ये टोटल इनकम कितनी बनी जाके, ए और बी की 12 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू हमको मालूम है कितना दे रखा है, 2,000। देन 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24,000। देखिए ये जो चीज है, जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाते हैं तो इसको प्रूफ करते हैं बाकायदा, बहुत कायदे से समझाएंगे इस बात को हम कि ये किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बना है, क्यों है। ये आपको एकदम फीलिंग्स दे देगा कि हाँ हम तो बिल्कुल सही हैं भाई, ऐसे करना कोई बिल्कुल गलत नहीं है। और भी डिटेल में इसकी बात करेंगे, ठीक, जब हम इसको पढ़ाएंगे। अब हम लोगों को बात करनी है क्वेश्चन नंबर 41 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। देखा जाए इसको। हेलो, जी। चलिए देखते हैं।
In triangle ABC, AB equals to 6, AC equals to 8 and BC equals to 9. The length of median AD is, तो मीडियन की लेंथ बतानी है हमको, देखते हैं। अच्छा क्या हो रहा है, ये है ABC, ABC। अब यहाँ पर AB हमको दे रखा है 6, AC दे रखा है 8 और BC दे रखा है हमको कितना 9 दे रखा है BC, ये तो बात फिक्स है। अब ये मैंने खींच दी एक मीडियन, ये पॉइंट है कोई इसका D। तो मीडियन का जो काम होता है वो दो इक्वल पार्ट्स में बांटना होता है सामने वाली लाइन को, ठीक है, सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बांटना होता है। अगर मैं 9 को दो इक्वल पार्ट्स में बांटूंगा तो ये 9/2 और ये भी कितना 9/2 हो जाएगा, ठीक। अभी हमको वैल्यू बतानी है, मीडियन AD की वैल्यू बतानी है। तो कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको मालूम हो, कोई एक ऐसी थ्योरम जिसके अंदर जो है वो AD आता हो, मीडियन आता हो, कोई याद है आपको? हेलो, याद है किसी को कुछ? नहीं सर। चलिए कोई नहीं, एक अपॉलिनस थ्योरम होती है, अपॉलिनस थ्योरम, उसके अंदर AD आता है, उसके अंदर मीडियन का यूज होता है। तो वो क्या, जैसे मैंने ये AD ली तो हमने लिखा 2, यहाँ पर लिखेंगे AD का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में चाहे मैं जिस भी लाइन पर ये गिरेगी जाके तो उसकी आधी लाइन लेनी है, तो चाहे तो BD को ले लो, चाहे DC को ले लो, चाहे BC/2 को ले लो, किसी एक को ले लो, चाहे BC/2 को ले लो, ठीक। तो मैंने BD को ले लिया, यहाँ पर समझ पा रहे हो मेरी बात को, जहां पर ये पॉइंट गिरा चाहे तो BD को ले लो, चाहे DC को ले लो, चाहे BC/2 को ले लो, सामने वाली साइड का क्या लेना होता है, आधा। तो हमारा क्या हो गया, ये आधी क्या हो गई, BD ले ली मैंने, BD का इक्वल्स टू होता है ये जो साइड में जो साइड दे रखी है उनका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये अपॉलिनस थ्योरम होती है, इसके अंदर से आप आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक। मीडियन को निकालने के लिए ये अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2 की जगह तो 2 लिखा, AD का मतलब क्या है हमारा, AD का स्क्वायर लिख लिया, माइनस BD की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है 9/2, 9/2 का मतलब क्या हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 81 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 4, इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और AC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64। अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होके 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और 2 से मैं 100 को कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50। ठीक है 50 हो जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर AD का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 50, ये जब 50 जब उस, अब ये 81/4 जब इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 81/4, इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 कर लेते हैं, 4/4, तो ये बन गया जाके 200 और ये क्या है आपका 81, 200 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा जाके 190/4। अब ये स्क्वायर स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 190 और 4 का बाहर कितना आ जाएगा 2। AD की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 100 अंडर रूट 119 डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन, ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। चलिए ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, रीड करिए आप लोग अच्छे से। देखा आपने क्वेश्चन,
कुछ आइडिया लग रहा है किसी तरीके का कुछ? चलिए देखते हैं हम लोग। यस सर 8 और 9 से डिवाइड कर हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, if a 9-digit number this is divisible by 72 then the value of this will be। तो ये कोई 9 डिजिट नंबर है जिसके अंदर x और y की हमको वैल्यू पता करनी है और फिर हम x y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक बात पहले समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर जो है वो 12 से डिवाइड होता है, तो अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 12 के हर एक फैक्टर से डिवाइड होता होगा, हर एक फैक्टर से। मतलब कि 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, ठीक है। तो इसके हर एक फैक्टर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर यही बात किसके साथ में है? 72 के साथ में। कि अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड होता है तो उसके हर एक फैक्टर से डिवाइड होता होगा। तो अगर मैं 72 के ऐसे कोई फैक्टर पता कर लूं, ढूंढ लूं जिसके डिविजिबिलिटी रूल हमको मालूम हो और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको नजर आता है, देखिए ये लास्ट में है, तो लास्ट 3 डिजिट पता करने के लिए एक होता है नंबर 8 और दूसरा नंबर मैंने लिया 9। 8 9 का कितना हो गया? 72। तो अब मुझे अगर y की वैल्यू पता करनी है तो मैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल मुझको मालूम है कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो 8 से कैंसिल होने चाहिए। तो 8 से जैसे मैं कैंसिल करूंगा, 8 9 जा होता है 72, बचा कितना? 6, और 6 के आगे मैं कितना रख दूं जो कि 8 से कैंसिल हो जाएगी? तो 8 8 जा 64 होता है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 4। ठीक है, तो y की अगर वैल्यू 4 हो गई तो ये कितना बन गया जाके? 28। ठीक है, तो एक बात तो फिक्स हो गई कि 13 नहीं हो सकता था आंसर। ठीक। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहां पर x को। अब x का निकालने के लिए एक तो इसने 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के तो हमने y कर लिया। y अब यहां पर फिक्स हो चुका है, ये 4 ही है, 4 के अलावा ये कुछ और नहीं हो सकता। अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी नंबर्स हैं उनका डिजिट सम क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइजिबल। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। 2 5 252 252 जो है इनका अगर मैं सम करूं तो कितना हो गया जाके? ये 9 हो गया, तो 9 से ये 9 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 9 से 9 डिवाइड हो जाता, तो इसलिए ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है? इसका सम करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, 998163 ऐसे करके कोई नंबर लिखा है। ठीक, और हमको बताना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए आपका एक तरीका ये बहुत अच्छा है कि जो भी 9 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाए जहां पर, उसको हटाते जाओ। ये 9 से पूरा कैंसिल हो जाता है, ये 9 से पूरा कैंसिल हो जाता है, और 81 8 और 1 कितना हो गया? 9, तो ये भी पूरा कैंसिल। 6 एंड 3 कितना हो गया जाके? 9, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, इसको हटा दिया। ठीक है। अच्छा, अगर इसके आगे कोई नंबर जैसे कि आपका 7 लिखा होता तो ये 7 कैंसिल नहीं होता है, तो रिमाइंडर जो है वो आपका कितना हो जाता? 7 हो जाता। आप पूरे को काट के देख लीजिए तब भी कितना आ जाएगा? 7 ही रिमाइंडर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? जी सर। ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो 9 है वो 9 से तो पूरा 9 कैंसिल हो जाता है, इसको हटा दिया। 63 जो है वो भी कितना हो गया? 9 हो गया, इसको मैंने हटा दिया। 7 और 8 कितना हो गया जाके आपका? 15 हो गया। 7 और 8 15 हो गया। 15 एंड 3 कितना हो गया? 18, इसको भी मैंने हटा दिया। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को? अरे बोलिए भाई आप लोग। यस सर। चलिए, ये कितना है आपका? 8, अभी 8 बचा हुआ है। दूसरा क्या बचा हुआ है आपका? x बचा हुआ है, और तीसरा ये आपका प्लस का 4 बचा हुआ है। तो बताइए मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं जिससे कि ये नंबर पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाए? 6। तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा कितना? 6। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। अगर x की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 36 प्लस 28। हाँ, ये कितना बनेगा जाके आपका बताएं? 64। हाँ, अंडर रूट 64 का बाहर कितना और फिर 8 निकलेगा? आ 8। जाएगा। तो 8 इज आंसर। ठीक है,
चलिए आप लोग देखिए इसको सही से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको देखिए अच्छे से। चलो अच्छा, क्या है अगला क्वेश्चन 43। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है और दूसरा किससे किया जा सकता है, फॉर्मूले से। फॉर्मूले से। तो वैल्यू पुटिंग के लिए आपको, अगर आपने कुछ भी निकाल लिया तो उसके बाद में फिर जब हम ऑप्शन में रखेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये क्वेश्चन इतना टफ मुझको लग नहीं रहा है, तो मैं ऐसे इसको जो हूँ पूरा पूरा खोल के करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले को खोलूं तो ये कितना हो जाएगा जाके 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2ab 2 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और अब अगर मैं नीचे की बात करूं कि नीचे क्या होने वाला, साइन का जैसे ही मल्टीप्लाई कॉस एक्स से करेंगे ये आ जाएगा 1, और 1 में करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है हमारा, कितना होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, और ये 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाके 2। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया और इसको लिखा 1 प्लस का cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई ये, हाँ सॉरी, cos 2 थीटा, cos थीटा आएगा, cos थीटा आएगा, सही कह रहे हैं, cos थीटा ये लिख लिया मैंने, ठीक। अब मैं अगर नीचे वाले की बात करूं तो ये क्या है, ये हमको नजर आता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए कहीं पर भी स्क्वायर तो है नहीं, ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट लगे हुए इसके हिसाब से ही निकालते हैं कुछ भी। तो देखो साइड में नजर तो आता है, यहाँ पर सेक है, यहाँ ये सेक है, तो एक कॉस को अगर मैं सिंगल कॉस को ऊपर भेजूंगा तो आ जाएगा 2 सेक थीटा। अब जो हमारा कॉस बच गया है वो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा जाके सेक थीटा प्लस ये कॉस थीटा के नीचे जब कॉस थीटा आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2 सेक थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस का 1, 2 सेक थीटा 1 प्लस का सेक थीटा, ठीक, ये वाला बन गया हमारा। तो ये हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई दो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ठीक है, तो फिलहाल अभी इसमें नहीं करेंगे वैल्यू पुट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिए इसको अच्छे से, क्या है, when 12 16 18 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4 but x is divisible by 7, what is the digit at the 1000th place in x, ठीक है, x के 1000 प्लेस पे क्या वैल्यू होगी उसको देखना। देखिए समझिए यहाँ पर क्या हुआ, x वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सब से डिवाइड करेंगे जब हम, तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना छूटेगा, 4 छूटेगा। तो अभी अगर मैं सिर्फ इतना सा पता कर लूं कि वो सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाता है, एक वो सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाता है वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इनका डायरेक्टली एलसीएम लिख दूं या आपको बताता हूं, देखिए 25 है ये, हेलो जी, ये 25 है, इस 25 के अंदर 2 टाइम्स 5 है, कितने टाइम्स 5 है, 2 टाइम्स 5। यहाँ पर गए हम 16 के पास में, 16 के पास में क्या है, 4 टाइम्स 2 है, 2 की पावर 4, यही है ना। अब अगर मैं 18 के पास में जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 3 की पावर 2 है, ये बात आ रही है आपके समझ। तो आप बोलेंगे ये भाई 2 की पावर 4 तो मेरे पास में पहले से है, तो ये वाला 2 तो मुझको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए। 24 हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9 हो गया, 9, ठीक। अब अगर मैं 12 की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 2 का पावर 2। अब 2 की पावर 4 है मेरे पास, तो हमको इसको नहीं चाहिए। 3 की बात करेंगे तो 3 का तो स्क्वायर मेरे पास में रखा है 9, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
अच्छा 20 की अगर मैं बात करता तो इसका मतलब है 4 इंटू 5, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 25 का गुणा 16 में करते अगर हम तो आ जाता 400, 400 गुणा में 9 करेंगे कितना हो जाएगा 3600, 3600। तो 3600 हो गया। तो एक बात तो हमको पता चल गई, वो सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड होता है वो कितना है 3600, ठीक। एक बार अब अगर मैं इसके अंदर किसको ऐड कर दूं 4 को, और को तो भाई ये जो रिमाइंडर है वो हर एक केस में क्या छोड़ने लगेगा, रिमाइंडर 4 छोड़ने लग जाएगा, ठीक। बट x इज, जो x की वैल्यू, बट x इज डिवाइजिबल बाय 7, व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन x। लेकिन ये जो x की वैल्यू निकली है वो जो है किससे डिवाइड होती है, एग्जैक्टली 7 से। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं हम लोग। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 3500 डिवाइड हो जाता है, फिर 100 बचता है, 100 के पास में 98 डिवाइड हो जाता है, बचता है कितना है 2, 2 प्लस का 4। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है भाई, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, लेकिन 2 प्लस का 4 ये अगर बनेगा तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग, बताइए आप सही से बताएं। यस सर। अच्छा अच्छा, अब डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हमको तो ऐसा सारी की सारी कंडीशंस पूरी करनी है कि एक x ऐसा नंबर बने जो इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 छोड़े, बट x से जब डिवाइड करें तो वो जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब आप मुझे एक बात बताएं, जैसे वो नंबर जो 36 हमारा आया है 3600, ये नंबर जो है इन सब से डिवाइड होता है। अरे भाई साहब जिसके यहाँ शोर हो रहा है वो म्यूट कर ले अपना। देखिए ये कितना हो गया 3600 हो गया, ये 3600 हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी ये इन सब से डिवाइड होगा, 12, 16, 18, 20, 25 इन सब से डिवाइड होगा। बताइए होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और फिर 4 लिख लेता हूँ, ठीक। तो n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस तरह की n की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर जिससे कि ये नंबर पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक। क्या हो जाए, 7 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या किया, अरे थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूँ इसको, अभी थोड़ा खराब लिख दिया है। चलिए देखते हैं सही से। ये हमारा आ गया था 3600, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं n से मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस का ये क्या है 4 है। अब मुझे n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि इन सबको क्या कर दे, पूरे को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो हमने क्या देखा, हमने जैसे ही डिवाइड किया यहाँ पर तो 3598 n तक डिवाइड हो जाएगा, बट बचेगा कितना 2n, और इधर कितना है आपका 4। ये बात आ रही है आपके समझ? अरे बता दो भाई, 3598 तक कैंसिल हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर हम n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर मैं n की कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं n की क्या वैल्यू रखें ये जो कि इतने पूरे को डिवाइड कर दे। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो ये 6 बनेगा, 2 रखी तो ये 8 बनेगा, 3 रखा तो ये 10 बनेगा, 4 रखा तो ये 12 बनेगा, 5 रखा तो ये 14 बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता हूं, कितना रखता हूं 5, तो आप देख रहे हैं ये कितना बन जा रहा है जाके 14। हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये जैसे ही 5 रखूंगा n की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 14, जो कि 14 है 7 से पूरा डिवाइड होता है। तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, ठीक। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए हकीकत में वो x जो नंबर है वो क्या है, तो आप बोलेंगे वो नंबर है 3600 इंटू n की वैल्यू कितनी है हमने पता कर ली है 5 प्लस का 4। अब 3600 का जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18000, और 18000 में आप 4 को जोड़ेंगे तो 18004 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन x। जो x है तो x में
जो 1000 प्लेस पर डिजिट है उसकी वैल्यू क्या है, ये वंस, टेंस, 100 और ये है 1000। तो 1000 प्लेस पर क्या वैल्यू है हमारी, 8 है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताएं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ठीक, आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी हमको इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के अंदर वो वाला क्वेश्चन किया है कि ए प्लस बी किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी इतने दिन में कर लेते हैं, सी प्लस ए इतने दिन में कर लेते हैं, ठीक? तो बताइए कि इंडिविजुअल ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। किया होगा ऐसा क्वेश्चन कभी? किया तो यस है। सर। किया है, कर रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए समझते हैं यहाँ पर सही से, बहुत अच्छे से। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो वैल्यू दे रखी है वो रियल में रेशियो की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, रेशियो की। अब मैं इसकी वैल्यू को ऐड करता हूं, यहां पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो रेशियो वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, रियल वैल्यू नहीं। रियल वैल्यू दे रखी है ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, हमें इस रियल वैल्यू का कोई काम नहीं, ठीक? तो हम रियल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, रेशियो वाली वैल्यू की। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आप बोलोगे 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18। देन आप बताएं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे बताएं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक, लेकिन ये जो वैल्यू आई है वो रेशियो वाली वैल्यू आई है, रियल वैल्यू नहीं है ये, ठीक? अब आप बताइए, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए है तो आप ऐसी जगह पर जाइए जहां पर a नहीं है। तो बताओ इनमें a कहां पर नहीं है? अरे बताओ भाई, बी यहीं पर बी नहीं है प्लस ना, सी। b प्लस सी। बी प्लस सी में। हाँ, यहाँ पर a नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी है, और इन तीनों की वैल्यू कितनी है, अरे बोलिए भाई, सर 9। 9। 9 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3। 3 होगी। तो अगर मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो मैं लिखूंगा 1/3, a की वैल्यू हो गई। अब हमको चाहिए वैल्यू किसकी, b की। तो बी मैं की वैल्यू ऐसी 4। जगह पर जाऊंगा जहां पर b नहीं है। तो b कहां पर नहीं है, c प्लस सी a, प्लस ए में। ठीक है? तो c प्लस a की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप मुझे बताएं कि अगर c प्लस a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4। थैंक यू भाई। अब आप मुझे बताएं कि c की वैल्यू इस तरह से कितनी बनेगी, जाके कहाँ सर जाएंगे, c 2। पे, ठीक है? a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस 7। बी की वैल्यू है 7, ठीक है? a प्लस बी की वैल्यू है 7, तो बची कितनी वैल्यू, 2, सी। अब हमारा ये जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, लेकिन ये तो पूरा डायरेक्ट बिल्कुल सही वाला रेशियो दे रखा है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन सबसे कैंसिल हो जाता है, वो नंबर क्या है, 12। 12 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4:3:6, ठीक है? यही दे रखा है हमारा आंसर, ठीक? चलिए अब चलना हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। ये जो अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं थोड़ा क्या है। PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ equals to this, QR equals to this, and SR equals to this. If PR bisect QS, what is the length of PS? ठीक, ये आपका आखिरी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक? अगर किसी को जल्दी हो रही हो तो ठीक है, तो आप पेशेंस रख सकते हैं अपने मन के अंदर। ये आखिरी क्वेश्चन है फिलहाल आज के सेशन का। देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां से अभी तो शेप ले लिया, क्वाड्रिक, मैं बना लेता हूं पहले फिगर, ठीक है? आपका थोड़ा PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ये वैल्यू दे रखी है हमको। अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमको,
ये गलत हो गया यार, जस्ट मिनट रुकिए। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक, यहाँ पर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ, ठीक है, मैं इस तरह से बना ले रहा हूँ P, थोड़ा सा स्केच चेंज कर लेता हूँ, PQRS, ठीक, PQRS। अब क्या बोला गया है, PQ इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमको, 14.4, QR कितना दे रखा है, PQ दे रखा है यार ये तो हमको 14.4, QR कितना दे रखा है 12.8, देन उसके बाद SR कितना दे रखा है हमको, SR दे रखा है 9.6, ठीक है। अब हमको ये चीज नहीं दे रखी, ये वाली साइड, ठीक, इसको निकालना है हमको। तो मैंने मान लिया ये जो नहीं दे रखा है, ये इसकी वैल्यू क्या है आपकी x, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। इफ PR बाइसेक्ट QS, जो ये PR है, अगर मैंने PR को मिला दिया यहाँ पर, ये जो है QR को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो मैंने बोला कि ये और ये जो है दोनों इक्वल है, मैंने इसकी वैल्यू मान ली a और इसकी भी वैल्यू मान ली कितनी, ये a है, दोनों की लेंथ क्या है a, और एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर कि कोई एक पॉइंट है जिस जगह पर वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ एक अलग स्केच से लिखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में है ये बहुत दम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं बोलूंगा कि जिस तरह से मैंने देखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना नहीं, जब आपके पास में टाइम बच जाए तब आपको करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्ट थ्योरम नहीं लग रही है, ठीक। देखेंगे यहाँ पर कि ये जिस जगह पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Z पॉइंट है, ये कोई, ये पॉइंट क्या है, कोई Z है, जिस जगह पर ये लोग कट कर रहे हैं, ये पॉइंट है Z। अब हमसे बोला क्या गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PS, तो PS की लेंथ क्या है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है कि भाई साहब कि कोई इसके अंदर थ्योरम ऐसी हो जो कि लग जाए। अब जो दिमाग के अंदर कुछ भी ना आए, तो जो भी सारी थ्योरम जो भी निकलती है ना, वो निकलती है जाके आपकी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज से। तो आप लोग स्टार्ट कर दें सिमिलैरिटी लगाना, ठीक है। तो अब आप एक यहाँ पर बात समझने की कोशिश करें कि एक तो सिमिलैरिटीज लगाने के लिए आपको सारे के सारे एंगल्स निकालने पड़ेंगे कि कौन कितना क्या एंगल है। तो ये एक कॉर्ड है आपकी RQ जो कॉर्ड है उस पर ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैंने बोला ये एंगल है आपका, ये एंगल है आपका अल्फा, ठीक। तो अगर ये अल्फा है तो इसी कॉर्ड पर तो ये भी बना रहा है एंगल S, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी कॉर्ड हमको नजर आती है PS, तो PS है तो हमने इस एंगल को मान लिया, ये एंगल कितना है हमारा, बीटा है। तो इसी तरह से ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर से हम, और क्या आता है, इसी तरह से यहाँ पर हमको कुछ नजर आता है, इसको मैंने मान लिया गामा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, गामा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमको एक एंगल है, ये PQ जो है एक कॉर्ड है, तो इस एंगल को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। तो इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, ABBC, ये एंगल मैंने मान लिया, ये एंगल है हमारा C, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा हमारा कितना, C हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में आप लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ये एंगल हमारा y है तो एंगल ये भी हमारा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और अगर इस एंगल की बात करें हम, ये एंगल अगर हमारा r है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, r। अब आप देखिए सारे के सारे एंगल्स मिल गए हैं। अब आप सिमिलरिटीज बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी से भी स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा साइड्स मालूम है, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 14.4 नजर आ रहा है, यहाँ पर 9.6 नजर आ रहा है। सिमिलरिटी लगाना हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को एंगल के सामने वाली साइड्स लेना होती है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल PZQ की बात करूं, मैं ट्रायंगल PZQ की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सिमिलर है PZQ, किसके सिमिलर है, RYS के या SZR के, ठीक। तो यहां पर सिमिलरिटी लगाना स्टार्ट करते हैं। एंगल Y के सामने वैल्यू दिख सकती है कितनी, 14.4, ठीक। और दूसरे ट्रायंगल के अंदर जो वैल्यू रख सकती है हमको क्या, 9.6। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 9.6। यहाँ पर आते हैं आगे अभी हम लोग। अब इसका कोई भी दूसरा एंगल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने इसका एंगल ले लिया, इसके अंदर अल्फा, अल्फा के सामने की साइड कितनी है, ए है। अब यहाँ पर आएंगे हम, इसके अंदर अल्फा के सामने वाली जो साइड है वो कितनी है, आर जेड है, कितनी है, आर जेड। तो हमने आर जेड लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अल्फा के सामने वाली साइड यहाँ पर कितनी है, ए। और मैं यहाँ की बात करूं, अल्फा के सामने वाली साइड कितनी है, ये कितनी है, तो अल्फा ही अल्फा होगा, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। अब हम आते हैं, अब दूसरे ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे आके सिमिलरिटी यही वाली। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल हमको जो गामा नजर आ रहा है, सॉरी ये एंगल जो आर नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल आर नजर आ रहा है उसके सामने साइड क्या है हमारी, एक्स है। और यहाँ पर जो एंगल आर नजर आ रहा है उसके सामने कितना है हमारा, 12.8, ठीक है, एंगल आर। दूसरी जगह देखेंगे अभी हम लोग, एंगल आर हो गया। अब इसके बाद में हम किसको ले सकते हैं, एंगल सी को। तो यहाँ पर एंगल सी के सामने क्या है हमारा, ए है। और यहाँ देखेंगे हम एंगल सी, एंगल सी के सामने क्या है हमारा, एंगल सी के सामने है PZ। तो यहां से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है निकलता हुआ। एडजस्टमेंट एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। अल्फा के सामने तो ये हो गया ए, अल्फा के सामने ये हो गया था हमारा कितना, ए। और मैं यहाँ की बात करूं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही लेना पड़ेगा। तो अल्फा के सामने ये कितना हमारा, तो इतना। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, यहाँ से कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा इसमें। आर के सामने कितना है हमारा, यहाँ पर आर के सामने जेड ले लिया, इसके आर के सामने कितना ले लिया, 12.8 ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सी के सामने का ले लिया ए। और यहाँ की बात करें तो सी के सामने कितना आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल के अंदर सी के सामने कितना आ रहा, PZ है ये, PZ। और इसकी बात करूँ तो मैंने आर से, ये अगर दोनों सेम हो जाए तो हमारी बात बन जाए। तो सेम हो सकने का कोई तरीका है इसमें, देखते हैं हम लोग। मतलब ये दोनों चीजें अगर हमको एक जगह पर मिल जाए ना, या तो इस वाले में ये दोनों अगर सेम हो जाए किसी तरह से, तो वैल्यू आ सकती है हमारी बहुत आसानी से, ठीक। देखते हैं, y की जगह मैंने कितना रखा था, अल्फा, y के सामने कितना रख दिया था, इसके सामने कितना रख दिया। उसके बाद में मैंने अल्फा एंगल लिया तो अल्फा इतना दे रहा है। चलो अच्छा एक काम कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो हमने चीजें रखी हैं
14.4 अपॉन 9.6 इक्वल्स टू ये लिखा था हमने। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और लगाते हैं, दूसरा एंगल लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए अभी मैंने अल्फा लगाया था, अभी मैं बीटा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, जैसे अगर हम बीटा लगाएंगे यहाँ पर, अरे भाई इसके सामने यहाँ की बात थी तो y के सामने ये y हो गया, ये हो गया। मैं इसकी बात करूँगा, बीटा के सामने ये a हो जाएगा, तो यहाँ बीटा के सामने क्या हो जाएगा, हाँ OP हो जाएगा। ठीक है, PZ बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग इस वाले इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो सिमिलरिटी लगा रहे हैं, अभी मैंने जो अल्फा ले लिया था, यहाँ पर अल्फा की जगह अगर मैं बीटा वाला ले लूँ तो बीटा के सामने वाली साइड रखेंगे, तो बीटा वाले के सामने साइड क्या है हमारी, A है, तो हमने ये A रख लिया। ठीक, और यहाँ की बात करेंगे तो बीटा के सामने साइड क्या आ रही है, PZ। ठीक, तो ये लिख लिया हमने कितना, PZ। समझ पा रहे हो ना आप लोग, अभी समझ में आ रहा है ये? यस यस सर। सर। तो अगर मैं अभी इसको सॉल्व करूं तो कितना नजर आता है हमको, फिर इन दोनों को इक्वल रख देंगे। हाँ इक्वल तो रख देंगे। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 48 से कैंसिल हो रहा है। ठीक, 48 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये 3 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक, हाँ अभी ये 2 आ गया, तो a अपॉन PZ इक्वल टू 3/2 है, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख लिया, 3/2 लिख लिया। अब हमने क्या किया, इस 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, और 6.4 की मल्टीप्लाई जब 3 में होगी तो वैल्यू कितनी बनेगी जाके, 64 3 का 192 होता है। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19.2 आ गई। तो देखते हैं क्या है। तो ये समझ में आया आपके, आप लोगों के? थोड़ा भाई, थोड़ा आ गया है सर। देखिए हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मतलब होती है, अभी इसकी कोई प्रॉपर्टी हमको याद नहीं है, और दूसरी बात शायद अभी तक बनी भी नहीं हो। मतलब बनना क्या, बनाना जितनी चाहो उतनी प्रॉपर्टीज बना लो, लेकिन ये कोई फेमस प्रॉपर्टी नहीं होगी जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी जो भी हम लोगों को। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर शायद ऐसा कुछ होता हो जिसके सामने हम रेशियोज को लिख सकते हो इस तरह से, x अपॉन वाई। हाँ देखिए एक चीज, एक प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ से, तो अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को याद कर ले तो बात बन जाएगी हम लोगों। यहाँ पर ये आमने सामने की जो साइड्स हैं देखिए, ये 14.4 और ये क्या है 9.1। 9.6। एडजस्टमेंट रुकना, वही लिख रहा हूं मैं। तो हमने ये लिखा 14.4 डिवाइडेड बाय 9.6। इसके सामने एट द एंड हमको लिखना क्या पड़ा था, x, और ये लिख दिया था हमने इस, तो ये लिख डायरेक्ट कर सकते हैं ना x अपॉन 12.8। अब जैसे ही रख देंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात ये आएगी कि एकदम ये कहाँ से प्रॉपर्टी आई है क्या नहीं है, हमको किस तरह से याद रहेगा, ये मैटर करता है थोड़ा सा। ठीक, तो अभी तो हम लोगों ने निकाल लिया, या अब हम इसको प्रॉपर्टी इस तरह से याद कर लें कि किसके सामने क्या है क्या नहीं है, तो बात बन जाएगी हमारी। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 192, ये पॉइंट लग जाएगा। तो ये कोई तरीका हो सकता है। ठीक, तो एक ये तरीका है जिसको हमने खुद बनाया है, खुद करा है, सिमिलरिटीज लगा के खुद बनाई है। चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपसे। ठीक, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।